डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग राज्य की विकासवादी सिद्धांत के अगले एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार हमारा मूल विषय ये है कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में राज्य से पूर्व ऐसे और कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक, सामुदायिक स्वरूप अस्तित्व में आए, जिसके कारण आज हम आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना को स्पष्ट कर पाते हैं। वस्तुतः विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि निश्चित विकास क्रम में क्रमिक विकास की प्रक्रिया में राज्य सूक्ष्म स्वरूप से आधार स्तर से लेकर एक बड़े संगठित, स्पष्ट, विधिक और सर्वोच्च समुदाय के रूप में, सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में, सबसे सर्वोत्कृष्ट संगठन के रूप में प्रस्तुत है। इसके विकास की प्रक्रिया में पहला चरण जो माना जाता है, मैं एक बार चरणों का आपके सामने एक बार स्पष्टीकरण करती हूँ। पहला चरण है द ट्राइबल स्टेट, कबीला राज्य का। नंबर 2 द ओरिएंटल एम्पायर, जो नदी घाटी के सभ्यताओं के किनारे या आसपास पनपा। थर्ड है द ग्रीक सिटी स्टेट्स, छोटे छोटे ग्रीक यूनानी नगर राज्य। एथेंस और स्पार्टा की आपने छोटी छोटी काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। लगभग उसी समय का प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखते हैं, वैदिक काल में, प्राचीन भारत से भी वैदिक काल में, जिसमें समिति सभा की अवधारणा हमें देखने को मिलती है, जिसमें जनता के जो मान्य प्रतिनिधि होते थे, निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे, वो मूल प्रशासनिक प्रश्नों पे या मुद्दों पे निर्णय रखते थे। नेक्स्ट है द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। लगभग उसी के पहले चलते हैं हम द मगधन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का समय अगर आपको ध्यान हो तो। उसके पश्चात द फ्यूडल स्टेट, सामंती राज्य। और अब परिष्कृत रूप में द मॉडर्न नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट का मतलब वो राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा जो अपने विकास क्रम में सारी अवस्थाओं को पार करने के पश्चात में आज एक सबसे बड़े सशक्त राज्य से इतर कोई अन्य संस्था नहीं है। जितने भी अन्य समुदाय हैं, जितने भी अन्य समूह हैं, जितने भी अन्य संगठन हैं, वो सब राज्य से ऊपर नहीं है, राज्य के अंतर्गत है, राज्य के द्वारा निर्मित है। तो आज कोई भी ऐसा संगठन या समुदाय हमें देखने को नहीं मिलता जो राज्य से इतर हो। तो राज्य एक सर्वोच्च समुदाय के रूप में, सर्वोच्च राजनीतिक सत्तात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः इसकी जो प्रथम स्टेज हम देखते हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल स्टेट, कबीले राज्य की अवधारणा, जिसमें प्रारंभिक स्तर में सबसे जो स्मॉल यूनिट थी, उस यूनिट के रूप में राज्य की अवधारणा से पूर्व जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली था, उसको आधार स्तर पर सबसे मूल अवधारणा माना जाता है, जहाँ पर अपने प्रिमिटिव एज से निकलकर एक सोशल और पॉलिटिकल बॉन्डिंग के रूप में फैमिली के स्टेटस को राज्य की मूलभूत इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। जब बहुत से परिवारों और फैमिलीज़ के बीच में कॉमन इंटरेस्ट को लेकर, कॉमन सेफगार्ड्स को लेकर, कॉमन क्लैशेस के निपटारे को लेकर, मतभेदों के निपटारे को लेकर एक बड़ा बृहत्तर समूह निर्मित होता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइबल स्टेट की अवधारणा का प्रारंभ होना। और इस अवधारणा में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में और स्थान पर कुछ ऐसी परंपराएं, प्रथाएं और कुछ नियम माने जाने लगे, उनका अनुसरण किया जाने लगा, जिन्होंने एक ऐसी सत्ता या जो नियमों को बनाने वाला था उसके रूप में राज्य के अस्तित्व की शुरुआत की। चूँकि उन नियमों और प्रथाओं का परंपरागत जो पालन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियमों को बनने और नियमों के पालन करने की अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से बीज दिखते हैं हमें कानून बनाने वाले और कानून का अनुसरण करने वाले या कानून का पालन करने वालों का। सेकेंड स्टेज हम मानते हैं द ओरिएंटल एम्पायर के। ये वह स्टेज है जो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम से जानी जाती है, या नील की सभ्यता है, हमारी गंगा नदी के आसपास पनपी हुई सभ्यताएँ हैं, अज़टेक की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता हैं। तो जो भी ऐसी सभ्यताएं हैं जो बड़ी नदी घाटी सभ्यताओं के नाम से जानी जाती है, तो उसमें एक स्पष्ट हम एक मोनार्क देखते हैं, एक राजा देखते हैं, जो न केवल विकेंद्रीकृत उस व्यवस्था को संचालित करता है, बल्कि वो दूसरे नदी मार्गों से, जल मार्गों से ट्रेड को भी संचालित करता है, नियंत्रित करता है। प्रशासनिक नियम
बनाता है और लोगों में आपस में स्थान परिवर्तन और स्थिति परिवर्तन के अनुसार निर्णय करने की क्षमता और उसका अनुसरण करने की क्षमता को उत्पन्न करता है। ये जितनी भी सभ्यताएं थी ये दो चीज़ों को स्पष्ट कर रही थी कि हम ट्राइबल स्टेट जो एक जगह रहते थे, एक जगह निवास करते थे, उसके जगह गमन की संस्कृति विकसित हुई। मतलब यहाँ राज्य एक अवधारणा के रूप में या सत्ता एक अवधारणा के रूप में स्थिर नहीं है, वो स्थान और समय के हिसाब से परिवर्तित होती है। मतलब उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं एक रीजनल एक्सटेंशन होता है, उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हो रहा है, अब उसका विस्तार हो रहा है। थर्ड स्टेज हम देखते हैं द ग्रीक सिटी स्टेट, यूनानी नगर राज्यों की। यूनानी नगर राज्य शासक की अवधारणा को जो यूनानी राजनीतिक चिंतन में हम देखते हैं उसको बहुत एक आदर्श रूप में माना गया। प्लेटो ने जैसे अपने रिपब्लिक में भी आदर्श राज्य की अवधारणा बताई है कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। मतलब अब यहाँ दर्शन के स्तर पर यह परिकल्पना की जाने लगती है कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, आइडियल स्टेट का और सब्जेक्ट्स का, मतलब जो आदर्श राज्य है उसका और उसके अधीनस्थ जो समाज है, लोग हैं, उनके बीच का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, परम लक्ष्य क्या है, द्वंद्ववाद क्या। तो मतलब जो मूल प्रश्न है राज्य से संबंधित उसकी विवेचना इस समय प्रारंभ होती है। और इसको भी और अधिक स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक तरीके से विवेचित करते हैं अरस्तु अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में, जिसमें वो बताते हैं कि आदर्श राज्य चूँकि काल्पनिक है इसलिए हमें वास्तविक राज्य को स्पष्ट करना होगा। और इस आधार पर न केवल उन्होंने उस समय के जो राज्य थे उनका वर्गीकरण किया, राज्यों के उत्थान और पतन के कारणों को स्पष्ट किया और ये स्पष्ट किया कि यदि हमें स्थायी और सशक्त राज्य चाहिए तो कौन सा राज्य मध्यम राज्य के रूप में सबसे उपयुक्त होगा। तो वस्तुतः जो ग्रीक नगर सिटी स्टेट्स के समय की राजनीति या जो दर्शन और जो राजनीति विज्ञान हमें देखने को मिलता है वो राज्य की अवधारणा का, राज्य के संरचना का विवेचन करने लगता है कि राज्य कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, राज्य की भूमिका क्या होगी, राज्य के कार्य क्या होंगे, राज्य की सीमाएं क्या होंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक जिसको कहते हैं आप एक चरण मान सकते हैं, एक स्टेज मान सकते हैं राज्य के विकास की। लगभग इसी समय हम रिपब्लिकन्स ऑफ वैदिक एज भी देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम रोमन एम्पायर, लगभग 500 वर्ष पहले का, जहाँ पर ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के साथ में, भौगोलिक क्षेत्र विस्तार के साथ में संस्कृति, प्रशासन, कला, साहित्य का भी विस्तार हम देखते हैं। और एक जैसी संस्कृति का अनुपालन करने वाले साम्राज्य के रूप में एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने की वृत्ति यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है। इस साम्राज्य में छोटे छोटे ऐसे नगर राज्य, जिसे यूनानी राजनीतिक चिंतन में तो हम देखते हैं ग्रीक स्टेट्स छोटे छोटे हैं, कम नगर नागरिकों की संख्या है। यहाँ इस स्थिति से आगे जाता है रोमन एम्पायर, जो इनके ऊपर छोटे छोटे राज्यों के ऊपर नियंत्रण करके एक सशक्त, एक स्ट्रॉन्ग शासक की अवधारणा को, एक स्ट्रॉन्ग रूलर की अवधारणा को पुष्ट करता है। इस समय मगधन एम्पायर का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय शासनकाल में छोटे छोटे जो राज्य थे उनको नियंत्रित करके एक एकीकृत राष्ट्र की अवधारणा, एकीकृत स्टेट की, स्ट्रॉन्ग स्टेट की, जो सबसे सशक्त राजा होगा वही आसपास के कमज़ोर राज्यों को नियंत्रित करके बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा कर पाएगा, इस अवधारणा के साथ प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट चरण है द फ्यूडल स्टेट का। इसमें हम देखते हैं कि फ्यूडल स्टेट के अंतर्गत जो अवधारणा वस्तुतः सामंत, जो ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कंट्रोल, उपज, इनका बंटवारा, तो ये वो वाला स्टेट है जिसके पास अधिकाधिक लैंड कंट्रोल होता है, जिसके पास अधिकाधिक लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, वो इस राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो यहाँ राज्य की अवधारणा में कहीं कहीं सामंतवादी और राजशाही प्रभाव देखने को मिलता है। और राज्य प्योर रूप से, जैसे ग्रीक सिटी स्टेट्स में हम तो देखते हैं एक विवेकशील चिंतन है राज्य के प्रति, लेकिन जब हम फ्यूडल स्टेट में देखते हैं तो यह वंश, परिवार का बहुत अधिक महत्व देखने को मिलता है। कुछ जातिगत विशेषताएं, वंशगत विशेषताएं प्रभावी होने लगती हैं। तो फ्यूडल स्टेट एक नेक्स्ट डेवलपमेंट माना जाता है राज्य की अवस्था का। फ्यूडल स्टेट के बाद में जिसको हम रियासती काल भी के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं, राजवंशों के इतिहास के रूप में भी स्पष्ट करते हैं। लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ी
राजा के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाली सत्ता के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक नया विचार, नई विचारधारा का उदय हुआ जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र की विचारधारा, जिसमें जनता का स्पष्ट रूप से पार्टिसिपेशन उस शासक को चुनने में निर्णायक होने लगा जो उनके ऊपर शासन करता था। तो चूंकि ये विचार उत्पन्न हुआ तो इसके साथ ही दूसरा विचार उत्पन्न हुआ कि राज्य की अवधारणा जो है वो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक अवधारणा है, और इस मॉडर्न डेमोक्रेटिक अवधारणा में प्रत्येक वो राज्य, प्रत्येक वो संगठन, प्रत्येक वो जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है, जो सेंटर ऑफ सुप्रीमेसी है, वो महत्वपूर्ण हो गया, जो अपने एक जैसे इतिहास वाले, अपने एक जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य वाले, जो अपने एक जैसे भाषा वाले, लगभग अपने एक जैसे धार्मिक विश्वासों वाले और लगभग एक जैसे प्रशासनिक ढांचे वाले समूह को एक साथ लाकर एक राज्य, स्ट्रॉन्ग राज्य बनाने की ओर प्रवृत्त हुआ। कहने का अर्थ ये कि जो आज हम राज्य की अवधारणा देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक राज्य के अधीन जितने भी इकाइयां हैं या उनका जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, उसकी प्रमुख विशेषता ये है कि उनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और प्रशासनिक ढांचा कमोबेश एक तरीके का है, लगभग एक तरीके का है, जिसने उनको यूनाइट होने में और एकीकृत होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यहाँ मैं कुछ उदाहरण स्पष्ट करती हूँ। जैसे आप देखते हैं 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, जिसमें राजा स्वयं इस लोकतंत्र की विचारधारा को स्वीकार करते हैं और राजा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अपनी सत्ता की शेयरिंग के लिए को स्वीकृति देते हैं। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये है कि किस प्रकार हम सामंतकालीन राजवंशों के इतिहास से, राजवंशों के शासन से निकलकर एक लोकतांत्रिक राज्य की तरफ, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ कन्वर्ट होने जा रहे हैं। लगभग यही उदाहरण हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस में, यही परिवर्तन हम देखते हैं हिटलर के बाद में जर्मनी में, और आफ्टर 1947 इंडिया में, भारत में, जब हम विदेशी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से अपने समस्त प्रांतों को और क्षेत्रों को एकीकृत कर एक झंडे, एक भाषा और एक संविधान के अंतर्गत सशक्त रूप से अपनी एक स्वतंत्र पहचान निर्मित करते हैं, तो वो मॉडर्न स्टेट की अवधारणा को स्पष्ट करता है। यह दो चीज़ें और स्पष्ट होनी जरूरी है कि जैसे ही लोकतंत्र की विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ नेशन स्टेट की अवधारणा बलवती हुई, वैसे ही दो चीज़ें उभर कर आई। पहली चीज़ तो ये कि इस डेमोक्रेसी के कारण लोगों में जो एकत्व की भावना थी, जो फीलिंग ऑफ वननेस थी, जो एक दूसरे से जुड़ने का आधार था, वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होता चला गया, बहुत अधिक उनको एकीकृत करता चला गया, जिसने अल्टीमेटली उनमें एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया। और ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, इसी ने आज मॉडर्न वर्ल्ड में एक राष्ट्रीय अवधारणा के रूप में, राष्ट्रीयता की अवधारणा के रूप में अपना स्पष्टीकरण किया है। और यही जो सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी हैं, यही राज्य को राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः ये राज्य की वो अवधारणाएं थी जो आधारभूत स्तर पर परिवार से प्रारंभ होकर बृहत्तर स्तर पर कहाँ तक आती हैं? राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा तक आती हैं।